सुप्रभात बच्चों। आज साइंस के बायो के इस नए सेशन में हम लोग आज देखने वाले हैं क्लास 9th के एक नए चैप्टर को, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। साथ ही साथ सेल के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो अभी हमारे विश्व में एक नई समस्या ने बाधा उत्पन्न कर दी है। ये समस्या है बर्ड फ्लू का, जो कि धीरे धीरे अब ये पक्षियों से होते हुए जानवरों में फैलता जा रहा है। तो आने वाले दिनों में अन्य देशों से होते हुए भारत में भी ये समस्या जब पहुंचेगी तब इसके बारे में हम लोग चिंता जाहिर करने लगेंगे। फिलहाल इसके बारे में देखते हैं बर्ड फ्लू क्या है और ये क्यों चिंताजनक बनते जा रहा है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग सेल चैप्टर में अध्ययन करते समय ही बीच में हम लोग एक टॉपिक देखेंगे जो बिल्कुल इससे अलग लेकिन थोड़ा सा मज़ेदार भी है। तो चर्चा करते शुरू हम लोग आज सेल के बारे में। तो जानते हैं कि हमारे इस धरती पे तरह तरह के जीव जंतु, विभिन्न प्रकार के जंतुओं के समूह का यह धरती आश्रय स्थल है। आश्रय स्थल को आप समझ सकते हैं हैबिटेट के रूप में भी। जितने भी लिविंग्स हैं सभी के लिए यह आश्रय स्थल के रूप में काम करता है। यहाँ पर जिराफ भी रहते हैं, यहाँ पर हाथी भी रहता है, यहाँ पर जलीय जीव भी रहते हैं, यहाँ पर एरोबिक जीव भी रहते हैं जो पक्षी जो पेड़ पौधों पर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ विशालकाय एनाकोंडा भी रहते हैं, यहाँ छोटा सा केचुआ भी रहता है। तो कुल मिलाकर यह मान लिया जाए कि यह पृथ्वी जो है यह विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के लिए एक प्रकार का घर के समान है। तब एक दूसरे से ये लोग क्या है, भिन्न है। इनके रहने का स्टाइल अलग है, इनके खाने का स्टाइल अलग है, इनका लाइफ स्टाइल अलग अलग है, लेकिन इन सबों में कॉमन एक चीज़ है जिसको कहते हैं हम लोग सेल। सेल को हिंदी में हम लोग कोशिका कहते हैं। और जितने भी लिविंग्स हैं वो सब के सब इससे मिलकर बने हुए हैं। इस बात से हम लोग पीछे नहीं हट सकते हैं। सारे के सारे लिविंग्स सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो हमने इस चैप्टर का पहले ही नाम बताया था द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जीवन की सबसे मूलभूत इकाई है। सेल को इकाई मान लिया जाता है, इकाई। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, यानी कि सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटा पार्ट हमारे बॉडी का या लिविंग्स के बॉडी का भी कह सकते हैं आप। ठीक है, इस पृथ्वी पर बड़े बड़े विशालकाय जानवर पाए गए हैं। आपने नाम सुना होगा डायनासोरस का, ट्राइनोसोरस का। ठीक है, आपने नाम सुना होगा ग्रीन एनाकोंडा का, टाइटेनोबुआ का। आपने नाम सुना होगा हाथी के जैसे दिखने वाले मैमथ का भी, और अभी पाए जाने वाले सफ़ेद हाथी, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को। तो सभी जीव जंतुओं का शरीर सेल से बना होता है। यहाँ तक कि आपके समाज में आसपास में मौजूद जितने भी माइक्रोब्स हैं इनका शरीर भी सेल से बना होता है। लगभग इसमें एक को छोड़ दिया जाए तो वो है वायरस। वायरस को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि वायरस थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल इशू है, वायरस में सेल्स होते हैं या नहीं इस पर वैज्ञानिकों का अलग अलग मत है, इसीलिए इसको थोड़ा इससे अलग रखा गया। ये एक्सेप्शन है ये। बाकी जितने भी माइक्रोब्स हैं, चाहे वह प्रोटोजोआ हो, चाहे वह फंगी हो, चाहे वह एल्गी हो, चाहे वह बैक्टीरिया हो, सब के सब माइक्रोब्स में सेल्स पाए जाते हैं। एक दो माइक्रोब्स की अगर बातें हम लोग कर ले तो आर्क बैक्टीरिया का आपने नाम सुना होगा। आर्क बैक्टीरिया ये हमारे पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे दुर्लभ बैक्टीरिया है। ठीक है, सबसे पुराना बैक्टीरिया इसी को माना जाता है। हमारे पृथ्वी पर का द ओल्डेस्ट लिविंग ऑफ द अर्थ। तो पृथ्वी पर का सबसे पुराना बैक्टीरिया इसे माना जाता है। ये समुद्री जीव है। इसको हम लोग एक तरह से समझ ले कि ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। तो समुद्र में पाया जाने वाला यह बैक्टीरिया दिलचस्प स्थान रखता है हमारे इस इकोसिस्टम में, हमारे इस पर्यावरण में। इसके लिए जानते हो इसको O2 की ज़रूरत नहीं होती है। सांस लेने के लिए इसे O2 की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है, यह किसी भी परिस्थिति में रह सकता है। इसके अंदर देखिए कितनी बड़ी क्षमता है। यह किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट कर लेगा अपने आप को।
यानी कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी रहेगी, ठंडी रहेगी, बरसात रहेगा, अत्यंत गर्म झरना रहेगा, फ्रीज रहेगा, आप अपने माइंड में जो भी सोच सकते हैं, जितना गर्म से गर्म जगह सोच सकते हैं या जितना ठंडा से ठंडा जगह सोच सकते हैं, सभी जगह पर यह बैक्टीरिया रह लेगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये सबसे अलग टाइप का ये जीव था और ये सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ है ये जीव। इसके अंदर एक ही सेल पाए जाते हैं। तो हम अभी आपको समझाना चाह रहे हैं कि देखिए इस पृथ्वी पर कितने प्रकार के जीव जंतु हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर एक और क्षमता है कि यह समुद्र में भी रह सकता है और प्लस यह मिट्टी पर भी रह सकता है। ठीक है, यानी कि यह मिट्टी पर भी एक एम्फीबियन जीव का जो क्वालिटी होता है वो सब इसके अंदर पाया जाता है। एम्फीबियन कहने का मतलब है उभयचर प्राणी। कुछ ऐसे जीव है हमारे समाज में जो कि पृथ्वी पे भी रहते, जो मिट्टी पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, उसे एम्फीबियन कहा जाता है। आर्क बैक्टीरिया उसमें भी अपने आप को सुटेबल फिट कर लेता है। दूसरा बैक्टीरिया जिसका नाम है यू बैक्टीरिया, यह भी इसी प्रजाति का एक बैक्टीरिया है। ठीक है, और यह कभी भी अलग अलग नहीं रहता, यह एक साथ झुंड में रहता है, एक साथ झुंड में रहना पसंद करता है। ठीक है, तो हमारा पृथ्वी विभिन्न प्रकार के माइक्रोब्स के साथ साथ, हम मनुष्यों के साथ साथ, जीव जंतुओं के साथ साथ, पेड़ पौधों के अन्य विभिन्न प्रजातियों से भरे पड़े हैं और सबके अंदर क्या पाए जा रहे हैं, ये सेल पाए जा रहे हैं। यानी कि लिविंग्स के लिए अगर पहचानना है तो हम यह कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग्स होते हैं सब में क्या पाया जाता है, सेल पाया जाता है। ठीक है, तो सारे लिविंग्स का शरीर जो है वो सेल से मिलकर बना है। अब क्वेश्चन उठता है कि अच्छा ये सेल आता कहाँ से है। ठीक है, तो सेल का निर्माण दो तरीके से होता है। ठीक है, एक नॉन प्लांट कैटेगरी बांटा गया है, एक प्लांट कैटेगरी बांटा गया है। यानी एक पादप और एक अपादप, हिंदी वाला समझेंगे, अपादप और यह पादप है। तो जितने भी पादप ग्रुप के हैं उनके अंदर सेल का निर्माण जो होता है वो सेलुलोज से होता है, सेलुलोज से होता है। और जितने भी अपादप है उनके अंदर इसका निर्माण प्रोटीन प्लस डीएनए से होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग और भी चर्चाएं आगे करके देखेंगे भी। तो हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और न्यूट्रिएंट्स के द्वारा हमें प्रोटीन वगैरह मिलता है और प्रोटीन से हम अपने शरीर में सेल को रिकवर करते हैं, रिपेयर करते हैं, रिफॉर्म करते हैं। ठीक है, उसी तरह से पेड़ पौधों में भी क्या होता है कि वो लोग सेलुलोज तैयार करते हैं और उस सेलुलोज के सहारे उसके सेल्स तैयार होते हैं, उसके सेल्स रिकवर होते हैं, उसके सेल्स रिफॉर्म होते हैं। अगर कोई सेल मरने वाला आता है तो वो हट भी जाते हैं। डीएनए एक शब्द आया यहाँ पर, डीएनए, जिसे हम समझ सकते हैं कि ये एक प्रकार का एसिड है, डाइऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक प्रकार का एसिड है जो हमारे शरीर में बनता है और इसका होना हमारे शरीर में इस बात का द्योतक है कि हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। किसी के भी शरीर में डीएनए प्रोटीन को साथ में लेकर तो जाता ही है, प्रोटीन को बनाता भी है। कई विशेष प्रकार के प्रोटीन हैं उसको डीएनए फॉर्म भी करता है। साथ ही साथ डीएनए का काम है कि हमारे पेरेंट्स से कुछ गुणों को ले जाकर वो हम बच्चों में डालते हैं, फिर हमसे हमारे कुछ गुण को हमारे बच्चों में डालेंगे। इस प्रकार से हमारा ये जो गुणों का एक संवहन है ये चलते रहता है इसी डीएनए के कारण। तो ये अपने आप में उपयोगी एक पदार्थ है। ठीक है, अच्छा, ये बच्चों को अपने पेरेंट्स से भी मिलता है। ठीक है, या तो अपने माता से या तो अपने पिता से। आप अक्सर देखते होंगे किसी किसी बच्चे का आँख अपने माता से मिलता होगा, किसी का फेस अपने माता पिता से मिलता होगा। वो सब संभव हो पाता है इसी डीएनए के कारण। तो हमने अभी देखा कि सेल्स जो होते हैं वो सभी लिविंग्स में पाए जाते हैं और दोनों में पाए जाने का मुख्य कारण यही दोनों हैं, पौधों में सेलुलोज के कारण और जितने भी नॉन प्लांट है, यानी कि इस नॉन प्लांट ग्रुप में बहुत सारे जीव आ जाएंगे। जो रेंग कर चलते हैं जिसको हम लोग रेप्टाइल कहते हैं वो भी इसमें आएंगे। जो उड़ते हैं यानी कि पक्षी वाले वर्ग में आते हैं वो भी इसमें आएंगे। ठीक है, जो पानी में रहते हैं वो भी इसमें आएंगे और सबका शरीर इसी प्रकार से सेल से मिलकर बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने अभी कुल मिलाकर सेलों की गिनती नहीं किया कितने सेलों से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है, फिर भी एक मोटा मोटी अगर एक बात की जाए तो लगभग 6.412 ट्रिलियन सेल्स हमारा शरीर बना हुआ है। खास करके ये किसके बारे में बात हो रही है, तो ह्यूमन बॉडी के बारे में बात हो रही है।
अप्रॉक्स में उसमें भी ये कंफर्म डाटा नहीं कहा जाए इसको, अप्रॉक्स में लगभग इतना ट्रिलियन सेल्स के मिलने से, छोटे छोटे कोशिकाओं के मिलने से बना है। कोशिकाओं को हम लोग कैसे देख सकते हैं? अगर कोई व्यक्ति पूछ दे आपको कि कोशिका देखना है, तो एक प्याज लेंगे, प्याज का हम ऊपर वाला हिस्सा को काटेंगे, काटते जाएंगे, उसके छिलके को हटाते जाएंगे और उसके एक टुकड़े को उठाकर और माइक्रोस्कोप के स्लाइडर के नीचे डालेंगे और उसके बाद उसमें देखेंगे आपको छोटे छोटे पदार्थ दिखाई देंगे उसके अंदर, ठीक है। जो सबसे सूक्ष्मतम पदार्थ दिखाई देंगे वही उसके अंदर का सेल है। तो माइक्रोस्कोप तो हम सभी के पास में भी मौजूद नहीं है। ये सब कौन देख सकते हैं? जिनके यहाँ पैथोलॉजी वाला सामान है या जहाँ लैब की सुविधा उपलब्ध है। कभी मौका मिला तो ये ज़रूर दिखाएंगे आपको। तो कुल मिलाकर हमारे बॉडी में इतने सारे सेल्स हैं। अच्छा, सेल को फंडामेंटल, अभी तुरंत हमने बताया था कि सेल को फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है, ठीक है। तो सेल फंडामेंटल यूनिट कैसे है ये भी हम लोग देख ले ज़रा सा। इससे पहले वाले क्लास में हमने, पिछले क्लास में जब सेल्स के बारे में जब भी पढ़ाया होगा तो आपको हमने बताया होगा सेल का दूसरा नाम साइटो भी है, तो आप इसे इस तरह से कनेक्ट करेंगे। अच्छा, फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है ना इसको, सेल को क्यों कहा जाता है ये देख लेते हैं। तो किसी भी, कहीं पर भी आप देखेंगे वहाँ लिखा रहेगा इमरजेंसी यूनिट। आप जब हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं वहाँ पर लिखा रहेगा इमरजेंसी यूनिट, इमरजेंसी वार्ड, इस तरह से लिखा रहेगा। यूनिट जब भी आएगा तो समझ जाना है कि एक ऐसा जगह जहाँ सब कुछ स्वतः होता हो। तो देखिए हम लोग जनरली क्या क्या करते हैं, तो हम लोग करते हैं रिस्पायरेशन, यानी सांस लेने की क्रिया करते हैं। हम लोग करते हैं रिप्रोडक्शन, हम लोग करते हैं ग्रोथ, हम लोग करते हैं ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन, जो भी कर लीजिए, ठीक है। ये सब चीज़ें कुछ हमारे सजीव के लक्षण हैं। तो इसी तरह का काम हम लोग करते हैं मेटाबॉलिज्म। आपने नाम सुना ही होगा। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है हम जो खाना खाते हैं, खाना ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होने के बाद वो हमें ग्लूकोज प्रदान करता है। उस ग्लूकोज को हमारे ब्लड्स के जितने भी सेल्स हैं वो ले जाते हैं, हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के अन्य जगहों पर ले जाकर उससे एनर्जी निकालते हैं, जिसके बारे में चर्चा है अभी थोड़ी देर में होने ही वाली है, ठीक है। तो ये प्रोसेस कहलाता है मेटाबॉलिज्म। ये हम लोग करते हैं, हमारा ह्यूमन बॉडी करता है, ठीक है। अब देखते हैं सेल्स के बारे में भी। तो सेल्स के अंदर क्या ये सब चीज़ें होती है? तो सेल्स में रिस्पायरेशन, इंटरनल रिस्पायरेशन होता है। आपने सुना होगा नाम सेलुलर रिस्पायरेशन का। एक सेल के अंदर रिस्पायरेशन का काम कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसको हम लोग पावर हाउस भी कहते हैं। किसी भी सेल का पावर हाउस, अभी नाम आपके लिए नया होगा तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। यहीं से सप्लाई होता है किस चीज़ का? एनर्जी का सप्लाई होता है, ठीक है। इसको एनर्जी हाउस भी कहते हैं। इसको हम लोग किचन भी कहते हैं, किचन सेक्शन ऑफ सेल, जो भी इसको आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा इसमें और भी चीज़ों के बारे में, गोल्गी एपरेटस के बारे में नाम सुना होगा, ठीक है। साथ ही साथ आपने व्हीकल के बारे में नाम सुना होगा, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं? सेल्स के अंदर वाटर का सप्लाई करते हैं, वाटर प्लस अदर लिक्विड जो है, अदर लिक्विड, इसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। यानी कि सेल का यह पार्ट पानी और अन्य लिक्विड को एक जगह से, सेल से एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाता है, निकालता है बाहर, एक सेल से दूसरे सेल में भी ले जाता है। देखिए वही काम कर रहा है जो हमारा शरीर करता है ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। हम लोग जो भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद पानी वगैरह पीते हैं, भोजन में हम लोग बहुत तरह के लिक्विड पदार्थ लेते हैं। जब हमारा खाना पचता है तो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस के द्वारा विभिन्न जगहों से होते हुए हमारा खाना का जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो पसीने के द्वारा और हमारे लैट्रिन यानी शौच के द्वारा, ठीक है, पेशाब के द्वारा, थूक के द्वारा निकाल देते हैं हम लोग उसको, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा खाना पच नहीं पाता है, ठीक है, तो अंदर में अब वो इंटरनल अपोजिट रिएक्शन करने लगता है, तो हम लोग उल्टी के द्वारा उसको निकाल देते हैं। तब हमको रिलैक्स महसूस होता है, अरे वाह क्या आज गर्मी का दिन आ गया। अभी हम लोग इस तरह के समस्या से ज़रूर जूझते होंगे। तो ये चीज़ें हो रही है ट्रांसपोर्टेशन में, और यहाँ पर भी सेल्स में भी ये काम चल रहा है। और देखते हैं इसमें, ठीक है, हमारा शरीर क्या करता है? विभिन्न प्रकार का प्रोसेस करके यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स
तैयार करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सब। यहाँ भी है राइबोसोम का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। यहाँ पर ये क्या करता है, प्रोटीन को फॉर्म करता है, ठीक है। हमारा शरीर में सिक्योरिटी का काम कौन कर रहा है, WBC करता है, नाम सुना होगा आपने WBC, और साथ में ही लिम्फ सिस्टम जो है, ये दोनों सिक्योरिटी का काम करता है। यहाँ भी कर रहा है कौन, सिक्योरिटी का काम हमारा न्यूक्लियस जो है वो सिक्योरिटी भी प्रदान करता है, ठीक है। सॉरी, सेल वॉल कह लिया जाए, ठीक है, या तो इसको हम लोग साइटोप्लाज्म कह लिया जाए। ये हमारे पौधों में सेल वॉल और हम लोगों में साइटोप्लाज्म, ये सिक्योरिटी का काम करता है, सुरक्षा कवच के रूप में रहता है। अच्छा, हमारे शरीर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम हमारा ब्रेन करता है। देखिए, सेल के अंदर भी ब्रेन पाए जाते हैं, सेल के ब्रेन को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है। यानी कि एक बात इससे पता चल रहा है कि जो काम हमारा शरीर कर रहा था वही काम अंदर में एक छोटे छोटे सारे सेल्स भी करते जा रहे हैं, ठीक है। यानी सेल्स जितने भी हमारे शरीर में है, लगभग 6.412 ट्रिलियन जो है, ये सब ये काम करते जा रहे हैं। सेल्स के अंदर में खाना भी बन रहा है, एनर्जी भी मिल रहा है, सेल्स के अंदर में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है, सेल्स के अंदर में प्रोटीन भी निकल रहा है, सेल्स के अंदर में सिक्योरिटी की भी सिस्टम है। आपने पढ़ा होगा सेल्स का ऊपर वाले परत को, पौधों में 2 तरह का होता है ऊपरी परत, और हम लोगों में एक ही तरह का होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के द्वारा क्या किया जा रहा है कि सेल्स को यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारा शरीर कर सकता है वही काम सेल अकेले भी कर सकता है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि सेल एक प्रकार का फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। अगर कोई भी सेल जो मानवों का एक फंडामेंटल एक्टिविटीज़ है उसको वो कम्प्लीटली कर पा रहा है, तो वह एक यूनिट के रूप में उसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं। चलिए, यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए। अब देखते हैं इसमें टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में ज़रा सा देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स, तो इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। 2 तरह का हम लोग देख लेते हैं। एक है यूकैरियोटिक, दूसरा है प्रीकैरियोटिक। अच्छा, थोड़ा सा स्पेलिंग इसका देख लीजिएगा, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ठीक है। 2 तरह के सेल्स हैं। तो इनमें और इनमें इस संसार के सारे जीव समा जाएंगे एक्सेप्ट वायरस, वायरस को छोड़कर। वायरस को निर्जीव माना गया है, वायरस में सेल्स नहीं पाए जाते, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन अगर वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से देखा जाए, ये तो हो गई 2 तरह के सेल्स के बारे में। हमारे शरीर में कितने तरह के सेल्स रहते हैं, तो हमारे शरीर में लगभग 11 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी लेनी ज़रूरी है। और यही 11 सेल आपके सभी कार्य को देख लेगा, ठीक है। तो 11 टाइप्स ऑफ सेल्स देखिए अपने शरीर में आप लोग, 11 टाइप्स ऑफ सेल्स। 11 टाइप्स ऑफ सेल्स में सबसे पहला टाइप का सेल है हमारा स्टेम सेल है। दूसरे सेल का नाम है मसल सेल। तीसरे सेल का नाम है हमारा ब्लड सेल, नाम सुना होगा आपने RBC, WBC के बारे में। चौथे सेल का नाम है हमारा फैट सेल। 5वें सेल्स का नाम है हमारा स्किन सेल। 6ठे का नाम है नर्व सेल, जिसको हम लोग नर्वस सिस्टम का सेल भी कहते हैं, ठीक है। 7वें का नाम हम लोग देख लेते हैं बोन सेल। 8वें का नाम हम लोग देख लेते हैं सेक्स सेल, नाम ज़रूर सुना होगा आपने। 9वें के बारे में हम लोग देख लेते हैं, इसको कहते हैं हम लोग पैनक्रियाटिक सेल। 10वें को हम लोग कहते हैं कैंसर सेल। और 11वां सेल जो है उसका नाम है हम लोग का एंडोथेलियल। ये 11 प्रकार के सेल्स हमारे शरीर में पाए जाते हैं। स्टेम सेल्स
मसल सेल्स, ब्लड सेल्स, फैट सेल्स, स्किन सेल्स, नर्व सेल्स, बोन सेल्स, सेक्स सेल, पैनक्रियाटिक सेल्स, कैंसर सेल और इंडोथीलियल सेल। ये सब के सब सेल आपके शरीर के लिए जरूरी है। अच्छा, इसके बारे में आपने सुना होगा नाम, आपके नाभि में पाया जाता है स्टेम सेल। इसी को निकालकर अभी धरती पर जितने भी विभिन्न प्रकार के कॉस्मेटिक्स सब बन रहे हैं, लड़कियों के लिए सुंदरता बढ़ाने वाले जितने भी कॉस्मेटिक बनाए जा रहे हैं, सब बच्चों के जन्म के समय उसके नाभि से जो जुड़ा हुआ रहता है छोटा सा हिस्सा, उसे स्टेम सेल कहते हैं। उसे काट कर निकाल लिया जाता है और उसको, जिसको प्लेनसिटा वाला हिस्सा बोलते हैं, और उसको निकाल कर तरह तरह के क्रीम वगैरह बनाए जा रहे हैं। ठीक है, प्रयोग किया जा रहा है, उससे सुंदरता बढ़ाने के कई उपाय रचे जा रहे हैं। मसल सेल के बारे में तो आप अच्छे तरीके से परिचित होंगे कि इससे हमारा मसल सब मिलकर बना है। ब्लड सेल भी जानते हैं आप, दो तरह के जनरली, एक वाइट ब्लड सेल, एक रेड ब्लड सेल। फैट सेल, जिसके अधिक होने पर हमारा चर्बी वगैरह लटक जाता है, और किसी व्यक्ति का अगर मोटापा बढ़ने लगेगा तो उसे डायबिटीज़ होने के संकेत आ जाएंगे। डायबिटीज़ बढ़ेगा तो उन्हें फिर हार्ट के प्रॉब्लम आएंगे, हार्ट का प्रॉब्लम आएगा तो उन्हें लंग्स का प्रॉब्लम आएगा, लंग्स का प्रॉब्लम आने पर उसे ब्रेन के प्रॉब्लम आएंगे, और अंत में उनका काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी हालत में फैट को अपने शरीर में बढ़ने नहीं देना है। ये सेल बढ़ा तो आपको समस्याएं उत्पन्न करेगा। अगर ये सेल कम हो गया तब भी आप विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जूझेंगे, जैसे आप कभी भी चक्कर आकर गिर सकते हैं आप। इसके अलावा कमजोरी महसूस होगी, आप सूखे सूखे से दिखेंगे, ठट्ठर से दिखेंगे, कमज़ोर दिखेंगे, समाज में आपको सब दुबला पतला मानेगा। ठीक है, स्किन सेल, हमारे पूरे शरीर पर स्किन सेल चढ़ा हुआ है। ठीक है, इसी को हम लोग डर्मिस सेल भी कहते हैं। नर्व सेल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेल है। ये सेल ऐसा है कि अगर एक बार ये ख़त्म हो गया तो फिर ये हमारे शरीर में लौट के नहीं आने वाला है। किसी व्यक्ति का नर्व सेल एक ही बार बचपन में जो जन्म लेता है, नर्व सेल तैयार होता है और वो बुढ़ापे तक साथ जाएगा। अगर किसी कारण बस उसे चोट लग गई, भयानक दुर्घटना हो गई, तो उसका कोई इलाज नहीं है उस सेल को फिर से रिकवर करने का, सवाल ही नहीं पैदा होता है। बोन सेल, जिससे मिलकर हमारा ये स्केलेटन बना हुआ है, हड्डियों का ये ढांचा बना हुआ है। ठीक है, सेक्स सेल, नाम जरूर परिचित होंगे आप सेक्स सेल के बारे में। दो तरह के सेक्स सेल, एक मेल सेक्स सेल और एक फीमेल सेक्स सेल, नाम सुने होंगे कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, नाम सुने होंगे। मेल का सेक्स सेल जो है वो स्पर्म के द्वारा, फीमेल का वो उसके एग के द्वारा दोनों तैयार होता है। पैनक्रियाटिक सेल, हमारे शरीर का एक मुख्य भाग जो हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है, और वहाँ उत्पन्न होने वाले सेल पैनक्रियाटिक सेल है। इस हिस्से में ये पानी भरने से रोकता है। किसी कारण से पैनक्रियाटिक सेल की कमी हो जाती है तो हमारे उस पैनक्रियाज में पानी भरना शुरू होता है, और फिर जो तेज़ दर्द उठेगा उसका वर्णन नहीं है, आप परेशान हो जाइएगा। कैंसर सेल जब तक दबा हुआ है, कम संख्या में, तब तक ठीक है। अगर किसी कारण से गलती से आपके शरीर में आ गया कैंसर, कोई अलग बीमारी नहीं है बल्कि सेल्स का अनियंत्रित वृद्धि है। ठीक है, जब सेल्स क्या होता है कि अनबैलेंस कंडीशन में फॉर्म होने लगता है। ठीक है, आपकी क्षमता है एक रोटी खाने की, अगले दिन हम क्या किए, आपको 2 रोटी दे दिए, फिर अगले दिन 4 दे दिए, 6 दे दिए, 8 दे दिए, 10 दे दिए, 12, 14, 16, 20, 50, 100, 150, 200, 400 ऐसी रोटी देने लगे आपके सामने में। एक समय ऐसा आया कि अब आपको रोटी मिलने लगा कितना, 8-8 हज़ार। ठीक है, एक साथ खाने के लिए आपको समस्याएं लगेगी। एक समय ऐसा आएगा जब आपके सामने रोटी रख दिया जाए, 50,000 रोटी रख दिया जाए, क्या ना आज खाना है आपको, आपका शरीर उसको लोड ही नहीं ले पाएगा, आप स्वतः अपने आप को बीमार महसूस करेंगे। हमारे शरीर में सेल्स का निर्माण होना अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी कारण से सेल्स इतना ज़्यादा मात्रा में हो जाए कि शरीर उसको संभाल ही नहीं पाए, उसे कहते हैं सेल्स का अनबैलेंस कंडीशन। और कैंसर यही काम करता है, हमारे शरीर में अनियंत्रित मात्रा में सेल बढ़ाते रहता है। अब बताओ, अगर एक क्लास की क्षमता है 10 बच्चों की और उसको हम अच्छे से बैठा पा रहे हैं, और गलती से उस क्लास में आके हम 50 बच्चा को बैठाएंगे तो एक दूसरे से धक्का मुक्की करेगा, एक दूसरे को तंग करेगा, परेशान करेगा। सेल्स के साथ में ये होता है, जब अनियंत्रित मात्रा में सेल्स का निर्माण होना शुरू होता है तो सब सेल एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं, एक दूसरे के साथ विरोध करते हैं। ठीक है, एक दूसरे का डेवलपमेंट करने में बाधा उत्पन्न करते हैं, और इस प्रकार से शरीर को वो नुकसान पहुंचाते हैं और कैंसर जैसी घातक बीमारियों का जन्म होता है। तो इस तरह के समस्या से बचने के लिए इस सेल को ना ही होने देना है तो बेहतर है। इंडोथीलियल सेल जो है ये हमारे शरीर के आंतरिक भाग में
खास करके स्किन के नीचे वाले भाग में पाया जाने वाला सेल है, जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन करने का काम करता है, हमारे शरीर का सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा करने का काम करता है। तो कुल मिलाकर हमारे मानव के शरीर में 11 तरह के सेल्स थे। अब हम लोग देखते हैं इसमें सेल्स के अलावा एक और भी कैटेगरी बांटे गए हैं, उसका क्या है? तो सेल्स का एक और जो कैटेगरी बांटा गया वो है एनिमल सेल और प्लांट सेल। अभी हमने 3 चीज़ें देख ली, एक देखा यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा देखा ह्यूमन के शरीर में कितने प्रकार के सेल्स होते हैं, तीसरा देख रहे हैं हम लोग एनिमल और प्लांट के बीच में 2 सेल्स के बीच में हम लोग अभी चर्चाएं करने वाले हैं। ठीक है, गर्मी इतनी सारी बढ़ते जा रही है और गर्मी बढ़ने के कारण अभी थोड़ा सा इस पॉइंट से अलग हम लोग इस पर्यावरण में एक नई समस्या उत्पन्न हुई है। अभी हाल में ही हमने ज़ॉम्बी ड्रग्स के बारे में चर्चा की थी। ज़ॉम्बी ड्रग्स का आतंक ख़त्म हुआ नहीं कि संसार के कई देश नए नए नेचुरल चीज़ों से परेशान होने लगे हैं, जहां एक और सऊदी अरबिया जैसा देश पूरी तरह से दुबई वाला हिस्सा जो है वो डूबने के कगार पर है। घनघोर बारिश हो रही है, पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो बाढ़ पीड़ित हो चुका है। चाइना में अल्टीमेटम दे दिया गया है कि इस बार जो बाढ़ आने वाला है इसका कोई जवाब नहीं है। चाइना जैसे अति विकसित क्षेत्र के पास में चाइना हर रोज़ डेवलपमेंट करता है, उसके पास में नई नई तकनीकें हैं, नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके सहारे वह अपने मानव के विकास को हर दिन चुनौती देता है। लेकिन पर्यावरण ने क्या किया है, एक चुनौती उसके सामने प्रस्तुत किया है कि आने वाले दिनों में एक भयानक बाढ़ आने वाला है जिसको चाइना संभाल नहीं पाएगा। ये 2024 में ही आने वाला है। वहीं दूसरी ओर एक बर्ड फ्लू फैलने वाला है, ठीक है, जो कि पूरे विश्व को चिंता में लपेटते जा रहा है। दुनिया में सबसे अधिक भोजन करने वालों की संख्या है मांसाहारी लोगों की। मांसाहारी लोग जो है वो चिकन, इसके अलावा बकरे का मांस, सूअर का मांस और भी विभिन्न प्रकार के जीवों का मांस खाते हैं, उसका तरह तरह का व्यंजन बनाते हैं और खूब सारी डिमांड है इसका। चाहे वह वेस्टर्न कल्चर हो, चाहे हमारे देश की बातें हो, यहाँ पर भी खूब धड़ल्ले से मीट और मांस बिक रहे हैं। लेकिन जब से ये बर्ड फ्लू फैला है अब सभी लोगों के लिए चिंता का सबब बनने वाला है। इस बार का बर्ड फ्लू बिल्कुल अलग है सबसे। इस बार का बर्ड फ्लू अब पक्षियों से होते हुए जानवरों तक पहुंच रहा है और हो सकता है जानवरों से होते हुए वह मनुष्य तक भी पहुंच जाए, इसमें भी कोई देर नहीं है। वैज्ञानिकों ने अभी से इसके टीके ढूंढने शुरू कर दिए हैं। अमेरिका जैसा विकसित देश, अमेरिका में जहाँ डेवलपमेंट इतना अच्छे गति पर चल रहा है, वहाँ पे भी इस बर्ड फ्लू को लेकर एक मीटिंग बैठाई गई है कि जितने भी आसपास के क्षेत्र में पक्षियाँ हैं उसको वैक्सीनेशन किया जाए, चाहे वह मुर्गियाँ हो, चाहे वह बत्तख हो, चाहे जो भी पक्षियाँ हो, उन सब का वैक्सीनेशन किया जाए ताकि इस बर्ड फ्लू नामक घातक वायरस से बचा जा सके। क्योंकि अगर एक बार यह जानवरों में फैल जाएगा तो काफ़ी दिक्कतें होगी। आपने कभी सोचा कि कोरोना जैसा घातक बीमारी क्या किसी गाय को क्यों नहीं हुआ? मनुष्यों में इतने ज़्यादा मात्रा में कैसे फैला? जबकि हमारे ही समाज में गाय भी रहते हैं, बकरी भी रहते हैं, कुत्ता एक ऐसा जीव जो कि सभी जगह घूमते रहता है, बिल्ली सभी जगह रहते हैं, लेकिन इन सभी जीवों में कोरोना वायरस नहीं फैला। तो कुछ ऐसे वायरस है जिनका असर मनुष्यों पर हुआ है, जानवरों पर नहीं हुआ है। लेकिन अगर जानवरों पर जिस वायरस का असर हो जाए वह पूरे प्रलयंकारी फॉर्म में आ जाएगा, मतलब पूरे मानव जीवन को खतरे में डाल देगा। क्योंकि मानव जानवर के बिना अधूरा है। हम लोग जानवरों से बहुत सारे आइटम खाने पीने के लेते हैं, तब हमारा एक दिन का भोजन तैयार होता है। तो अगर ये बर्ड फ्लू फैला तो हम लोग खतरे में आएंगे, हमारी समस्याएं और भी बढ़ जाएगी। इसको घटने के उपाय सरकार को सोचने हैं। चलिए हम लोग पॉइंट पर लौट के आते हैं फिर से। सेल्स 2 कैटेगरी में, एक एनिमल सेल, एक प्लांट सेल। आपने इसके बारे में और भी पढ़ा होगा। एनिमल सेल्स में आपने देखा होगा नाम, मार्कर यार दूसरा लाओ। एनिमल सेल में सबसे पहले आप इसके पार्ट्स के बारे में जान लें कि इसमें एक पार्ट है जिसका नाम है न्यूक्लियस, दूसरा पार्ट है इसका, इसको कहते हैं हम लोग न्यूक्लियस। ठीक है, सब पार्टों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। तीसरा पार्ट है राइबोसोम, चौथा पार्ट इसका है वेसिकल, पांचवा पार्ट इसका देखते हैं RER, नाम सुने होंगे आप, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, नाम सुना होगा आपने। ठीक है, ठीक है। SER नाम सुना होगा, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में। ठीक है, सातवां आपने नाम सुना होगा गोल्गी एपरेटस के बारे में। ठीक है, सबके बारे में हम लोग खूब सारी चर्चाएं करेंगे। ठीक है,
एक और इसका नाम जान लीजिए, इसका है साइटोस्केलेटन। अगला देख लेते हैं, इसमें दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है इसमें, ठीक है। इसके अलावा इसमें वैकल्स भी पाए जाते हैं जी। अच्छा, वैकल्स जो होते हैं एनिमल में छोटे पाए जाते हैं, काफ़ी छोटा वाला, और प्लांट में बड़ा वाला वैकल्स पाया जाता है। इस पर चर्चाएं होंगी, खूब सारी चर्चाएं इस पर हम लोग करेंगे। इसके अलावा इसमें साइटोसोल भी पाया जाता है, एक प्रकार का यह जीव द्रव्य है जो कि सेल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइसोसोम पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। ये तो एनिमल में पाए जाने वाले सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो जब सेल्स को हम दो कैटेगरी में बांटे हैं, एक एनिमल सेल्स, एक प्लांट सेल में। तो एक एनिमल सेल के अंदर ऐसे तो बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन एक मोटे तौर पर देखा जाए रफ में तो 14 ऐसे पार्ट है जो एनिमल सेल्स में एकदम कंफर्म है कि पाए जाते हैं। ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, राइबोसोम, वेसिकल्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, साइटोस्केलेटन, माइटोकॉन्ड्रिया, वैकल, साइटोसोल, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम और सेल मेम्ब्रेन्स, ये सब के सब एनिमल सेल्स के हिस्से हैं। तो अभी आप लोगों ने देखा कि कितने प्रकार के सेल्स होते हैं, ठीक है। अभी अगले क्लास में हम लोग देखने वाले हैं यूकेरियोटिक और प्रीकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंसेस, साथ ही साथ इन दोनों तरह के सेल्स के कारण जीवों में क्या क्या डिफरेंसेस उत्पन्न होते हैं वो भी देखेंगे। प्लांट के कितने पार्ट्स होते हैं सेल्स के वो भी देखेंगे। साथ ही साथ इन सभी 14 के बारे में अच्छे से 14 जो इसके कंपोनेंट्स है इसके बारे में भी हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। तो ये सेशन हम अभी यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप इसे ध्यान से देखेंगे, अगर आपको किसी तरह की समस्या लगेगी तो आप हमसे शेयर करेंगे। थैंक यू।